हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अर्थ मोमेंट्स भू संचलन। उसके अंदर हमने यहाँ पे अंतर्जात बलों को पढ़ा और बहिर्जात बलों को पढ़ा। हमने अंतर्जात बलों में आकस्मिक बल, पटल विरूपणी बल देखा। आकस्मिक में भूकंप ज्वालामुखी और पटल विरूपणी में महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। हमने महादेशजनक बल को भी पढ़ा जिसमें ऊपरीमुखी अधोमुखी संचलन होते हैं, और जो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं उसको भी पढ़ा। उसके अंदर हमने यहाँ पे जो संवलन और वलन की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। ठीक, फिर हमने बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ा जिसमें हमने अनाच्छादन की प्रक्रिया देखी। अनाच्छादन में डेनुडेशन में हमने यहाँ पर अपक्षय, वेदरिंग और इरोजन अपर्दन को देखा। वेदरिंग और इरोजन जो दोनों प्रक्रिया है, इसमें हमने जो वेदरिंग है, जो अपक्षय है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अपक्षय 3 प्रकार का होता था, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैवीय अपक्षय। उसके बाद हमने वहाँ पर अपर्दन चक्र की संकल्पनाओं को देखा है। वहाँ पे अपर्दन को पढ़ रहे हैं, अभी इरोजन को पढ़ रहे हैं। तो हम अपर्दन के अंदर बहता हुआ जल है, नदी जो जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वायु की बात करेंगे जिसको पवन बोला जाता है, और हम यहाँ हिमानी, परिहिमानी की समुद्री लहरों की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमें ये देखना है कि जो ये स्थल रूप हैं, स्थल रूप का जो अपर्दन होता है वो किन किन रूपों में होता है, उसका क्या चक्कर चलता है, या चक्र का मतलब साइकिल प्रोसेस जो होती है समय के अकॉर्डिंग, कि इस समय में इस करते हैं, इस प्रकार का जो दृश्य रखेगी, या इस समय में इस प्रकार का इसमें स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है अपर्दन चक्र की संकल्पना। अपर्दन चक्र की संकल्पना। यहाँ पर इस अपर्दन चक्र की संकल्पना का मतलब समझ लीजिए एक बार। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, और वो कटाव किस किस समय में किस किस प्रकार का होता है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक। यहाँ पर यूँ कहें, यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर इसमें उत्थान हो गया। अब धीरे धीरे इस पर्वत में कटाव हो जाता है और ये एक समतल मैदान में बदल जाता है। तो समतल मैदान में बदलने वाला ये लगने वाला जो समय है, इसको हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। समझ में आ गया बात? जो उत्थान जो हुआ है जिस भूमि का, वो उत्थान अपर्दन के कारण कटाव करके वापस समतलीकरण में बदल जाए। इस प्रक्रिया को, इस जो पूरी इस विवरण को हम कह सकते हैं साइकिल प्रोसेस, यानी चक्रीय जो प्रक्रिया है। यानी अपर्दन चक्र की जो संकल्पनाएं हैं वो विद्वानों ने बताई है अपने अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है, स्कॉटिश विद्वान है। विद्वान कौन है? स्कॉटिश विद्वान है। उस विद्वान का नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन। इस विद्वान ने यहाँ पर जेम्स हटन विद्वान ने 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसको यहाँ पर कहा गया था भौगोलिक चक्कर या अपर्दन चक्र की संकल्पना। अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की इन्होंने। इन्होंने अपर्दन जो चक्र हैं उनका काफ़ी अध्ययन किया, और बहुत सारे अपर्दन चक्रों को देखने के बाद में इन्होंने कहा कि न आदि का कोई लक्षण है, और न अंत का कोई भविष्य। इस बात का मतलब समझो। इन्होंने क्या कहा? जेम्स हटन ने अपने
इस अपरदन चक्र की संकल्पना में क्या कहा? इन्होंने कहा न आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है। ये कहते हैं कि ये पर्वत कहाँ से बने, इसकी जड़ों तक जाना यहाँ पे आसान नहीं है। यानी ये पर्वत बना है, इसका जो उत्थान हुआ भूमि का, इसका कोई पहले का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये पर्वतीय जो शिलाकृति बनी है या कोई भी शिलाकृति उत्थित भाग है, वो कहाँ से बनी है, उसकी शुरुआत का हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी। आप देखते होंगे कई बार हम काम करते हैं तो हम किसी काम का पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत के बाद में अंत तक जाते हैं। तो इसका ये कहने का मतलब है जो उत्थित भाग है उसका कोई लक्षण नहीं है, कोई अपने को पता नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद में इन्होंने कहा ये शुरुआत तो चलो हो गई, वो शिलाकृति बन गई, अब इसके अंत का भी तो नहीं पता कि कब तक इसका अंत है। यानी कोई पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र का अपरदन होकर के लास्ट में वो कब समतल मैदान में बदलेगा, इसका भी कोई लक्षण नहीं है। कब तक ये चलेगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये कहता है कि इन शिलाकृतियों का न आदि का कोई लक्षण है यहाँ पे और न अंत का कोई इसका भविष्य है कि इस भविष्य तक ये समाप्त हो जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं इसको इन्होंने आधार माना और अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत कर दी। जेम्स हटन की एक रूपतावाद की जो संकल्पना है इस पर ही आधारित है। एक रूपतावादी संकल्पना किसकी है? जेम्स हटन की है। एक रूपतावादी संकल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव के रूप में आप आज देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। एक रूपता जो वादी संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की? तो किसने की? जेम्स हटन ने की 1785 में। किस पर आधारित है ये? अपरदन चक्र की संकल्पना पर आधारित है, जिसमें कहा गया है न आदि का कोई लक्षण और न अंत का कोई भविष्य है। ठीक है। इसके बाद में इस संकल्पना के बाद में एक विद्वान आया, अमेरिकी विद्वान। एक विद्वान है अमेरिकी विद्वान है। उस विद्वान का नाम है मॉरिस डेविस। इस विद्वान ने यहाँ पर अपनी जो संकल्पना है वो 19वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तुत की। 19वीं शताब्दी के अंत में, आपको शताब्दी का तो पता होगा, यहाँ पे शताब्दी का मतलब हो गया, देखो कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि शताब्दी 19वीं का मतलब क्या होता है। जैसे मानो यहाँ पे 1700 से लेकर के 1800 तक का जो समय है इसको तो हम कहते हैं 18वीं शताब्दी। क्या कहते हैं? 18वीं शताब्दी। ठीक है। यहाँ पे 1800 से लेकर के जैसे 1900 तक का समय है इसको कहते हैं हम 19वीं शताब्दी। यहाँ 1900 से लेकर के और 2000 तक की जो सन है इसको कहते हैं 20वीं शताब्दी। और 2000 से अब चल रही है 2000, ठीक है, 2100 तक का जो काल है इसको कहेंगे हम 21वीं शताब्दी। तो अब जो भारत चल रहा है वो 21वीं शताब्दी में चल रहा है। समझ के बात? तो इसको ध्यान में रखोगे आप। 19वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने अपना अपरदन चक्र की एक संकल्पना प्रस्तुत की, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? भौगोलिक चक्र। इनकी जो संकल्पना है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? भौगोलिक चक्र। कब प्रस्तुत की? 19वीं शताब्दी के अंत में 1899 में। कब प्रस्तुत की? 1899 ईस्वी में इन्होंने अपनी इस संकल्पना को, भौगोलिक चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया या इसको प्रस्तुत किया। समझ गए बात? सबसे पहले हमने बात की जेम्स हटन की। जेम्स हटन ने अपनी एकरूपतावादी संकल्पना में इस अपरदन चक्र को प्रस्तुत किया। इसको आधार मानकर के ही ये मॉरिस डेविस ने एक अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, जिन्होंने अपरदन चक्र की संकल्पना दी। वो क्या कहलाई? भौगोलिक चक्र की संकल्पना। क्या कहलाई? भौगोलिक चक्र की संकल्पना। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं जो
यूँ कहें कि धरातल है, इस धरातल पर जो हमने दो बल काम किए थे, दो बल पढ़े थे, एक तो हमने एंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ा था और एक हमने एक्सोजेनेटिक फोर्स पढ़ा था। दो बल पढ़े थे, एक तो कौन सा पढ़ा था, अंतर्जात बल पढ़े, और एक था बहिर्जात। समझ गए बात। ये जो बल है अंतर्जात बल, ये इस धरातल पर विषमता लाते हैं। क्या लाते हैं, विषमता। समझ गए बात। ये क्या लाते हैं, विषमता लाते हैं। और ये जो बहिर्जात बल होते हैं, इस विषमता को समतलीकरण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, समतलीकरण करने का कार्य करते हैं। समझ गए, यानी इसको समतल प्राय मैदान में बदलते हैं। समतल प्राय मैदान में बदलते हैं। और इस समतल प्राय जो मैदान है, इसको हम यहाँ पे अपनी ज्योग्राफी में क्या कहते हैं डेविस महोदय, पेडी प्लेन। क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। इसमें बदलने का कार्य करते हैं। जो भी उत्थित भाग है, जो भी उत्थित भाग होगा, इस उत्थित भाग का अपर्दन करके, इसका कटाव करके, इसको वापस समतलीकरण में बदल देंगे। यानी यहाँ पर जो ये पर्वतीय उत्थित भाग हो गया, समझ गए बात। जो उत्थित भाग है, जो उठा हुआ भाग है, उत्थित का मतलब उत्थान, जो हमने पढ़ा था, याद आया आपको कुछ। यहाँ जब हमने जो ऊपरी मुखी महादेशजनक जो बल पढ़े थे, उसके अंदर जो ऊपरी मुखी जो बल है, अपवर्ड जो फोर्स है, उसके अंदर हमने एक तो पढ़ा था उत्थान और एक पढ़ा था उमंजन या निर्गमन, पढ़ा इमरजेंस जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जो उत्थान होता है, हमने यही तो बात की थी। यहाँ पे जैसे ये धरातल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये वाला क्षेत्र है। अब ये धरातल, अगर यहाँ पर जो फोर्स लगता है रेडियन आयतन प्रसार के कारण, यहाँ पर ये स्थल भाग है ऊपर उठ जाता है, इतना भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसको हम उत्थान कहते हैं, उफ्लीमेंट कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर अगर ये जो निमग्न तट है, इसके महाद्वीप या निमग्न तट है, अगर ये इस पानी से ऊपर आ जाए तो इसको हमने इमरजेंस कहा। यानी जो निर्गमन की स्थिति होती है, इमरजेंस, उमंजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने की थी। तो ये उत्थान हो गया। अब इस उत्थान का जो कटाव करेंगे, बाहरी जो प्रक्रम होते हैं, बाह्य जो प्रक्रम जो अपर्दन करते हैं, जिसमें नदी हो सकती है, वायु हो सकती है, हिमानी हो सकती है, वो यहाँ पे वो प्रक्रम यहाँ इसका कटाव करके या अपर्दन करके इसको वापस समतलीकरण का कार्य करते हैं, यानी वापस इसको समतल करने का कार्य करते हैं। तो बहिर्जात बलों के अंदर जो प्रक्रम कार्य करते हैं, वो अपर्दन करके इसको समतल मैदान में बदल देते हैं। उस समतल मैदान को यहाँ पे क्या कहते हैं, पेडी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पेडी प्लेन। यानी समतल प्राय मैदान को, यानी समतलीकरण को क्या कहेंगे यहाँ पे, पेडी प्लेन, यानी मैदान को जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका कटाव करके लास्ट में उसको समतलीकरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने जो मॉरिस डेविस हैं, उन्होंने अपनी भौगोलिक चक्र की जो संकल्पनाएं हैं उसके अंदर प्रस्तुत की। इसके बाद में उन्होंने एक संकल्पना और दी है। वो संकल्पना इन्होंने 1905 ईस्वी में प्रस्तुत की। डेविस की संकल्पना है, डेविस महोदय है, इन्होंने 1905 में एक संकल्पना और दी जिसका नाम है शुष्क अपर्दन चक्कर की संकल्पना। अपर्दन चक्कर की संकल्पना, इसका मतलब है शुष्क का मतलब वायु से, यानी एक तो अपर्दन चक्र होता है जो उत्थित भाग होता है, एक तो नदी चलती है, नदी यहाँ पे चलेगी तो इसका कटाव करेगी, धीरे धीरे इसका कटाव करती चली जाएगी और इसको समतलीकरण में बदल देगी। एक तो ये हो गया जिसको इन्होंने भौगोलिक चक्र कहा। मॉरिस डेविस ने क्या कहा इसको, भौगोलिक चक्र। एक होती है वायु। आपने देखा होगा कोई भी चट्टानी भाग है, अगर वायु चलेगी इधर से तो इसका घर्षण करेगी, घर्षण करके इसका धीरे धीरे इसका अपर्दन कर देगी, तो अपर्दन करेगी, इसको कहेंगे शुष्क अपर्दन चक्कर की संकल्पना। ये जो प्रस्तुत की इन्होंने 1905 में प्रस्तुत की, और जो भौगोलिक चक्र की संकल्पना उन्होंने 1899 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसके बाद में जो और विद्वान हैं उन्होंने भी अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया।
हमने इस अपर्दन चक्र की जो संकल्पनाएं हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मॉरिस डेविस की जो संकल्पना है, एक तो भौगोलिक चक्र की संकल्पना हो गई और एक हो गई 1905 में इन्होंने प्रस्तुत की, वो कौन सी है, वो है यहाँ पे शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली है। इसके बाद में जो अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं, उन्होंने भी अपने जो संकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की, जिसके अंदर एक विद्वान है बिदी, उन्होंने 1911 में, और एक विद्वान है यहाँ पे शिपजिक, इस विद्वान ने अपनी जो संकल्पना है वो 1918 में दी। एक विद्वान है सेंडर्स, इस विद्वान ने यहाँ पे अपनी संकल्पना 1921 में दी। ये जो तीनों विद्वान हैं, इन्होंने जो संकल्पना दी वो दी जो चुन्ना प्रदेश हैं, जहाँ पर मानो कोई चट्टानी भाग है, इसमें ये चूना पत्थर की चट्टानें हैं, या ये प्रदेश चूना पत्थर का जो प्रदेश है, इसमें जो काष्ठ अपर्दन चक्र होता है, इसके लिए उसको प्रस्तुत किया। तो इन्होंने किसके रूप में प्रस्तुत किया, काष्ठ अपर्दन चक्र, काष्ठ अपर्दन चक्र। ये क्या बोलते हैं, इसको भूमिगत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। इसका मतलब क्या होता है, भूमिगत जल का मतलब समझते हो, जो धरातल के अंदर जो जल होता है, जो बारिश का पानी आता है, मिट्टी के अंदर सोख लेते हैं, इस भूमिगत जल से ही आप पानी पीते हो। ध्यान देना, यह भूमिगत जल अगर नहीं होगा तो आप पानी कहाँ से पियोगे। जो ट्यूबवेल आप बनाते हो, जो कुएँ आप बनाते हो, वो कुओं से जो पानी आता है, ट्यूबवेल में जो पानी आता है, वो भूमिगत जल यानी आंतरिक चट्टानों से ही आता है। यहाँ मानो ये जो, अगर ये चट्टान है, ये अगर पत्थर की है, यहाँ पर इसके ऊपर ये चूने की चट्टानें हैं, समझ गए बात। यहाँ पर ये मिट्टी है, यहाँ से आप बोरिंग करोगे, यहाँ तक पानी को लेके जाओगे, तो इस क्षेत्र में जो रवेदार चट्टानें होते हैं, यहाँ आप एक गड्ढा कर दोगे, इस गड्ढे के अंदर यहाँ पे एक गहरा गड्ढा कर दोगे अंदर, इस ड्रिल के माध्यम से जो ट्यूबवेल होती, बोरवेल होती हैं, वो मशीनें यहाँ पे एक गड्ढा कर देती हैं और पाइप को यहाँ पे सेट कर देती हैं और एक मोटर लगा देते हैं। ट्यूबवेल और है क्या, यहाँ से पानी को रेस करके ये इस गड्ढे को भर देते हैं, इस पानी इस गड्ढे में भरा रहता है, यानी इस चट्टानों से जो पानी है वो पानी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसको मोटर के द्वारा हम बाहर की ओर खींच लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं। समझ गए बात। तो यहाँ पर इस भाग में चूने की अगर यहाँ पर क्या होगी, परत होगी, तो इस चूने की परत को यहाँ पे काटने का काम कौन करेगा, ये भूमिगत जल करेगा। यानी मानो चूना है वो रंध्रयुक्त पदार्थ, जो खनिज पदार्थ होता है चूना, वो जल्दी से इस पानी है उससे कट जाता है, तो यहाँ पर इसका अपर्दन होता रहता है। जैसे ये चट्टान है, इसका यहाँ पर अगर पानी है तो पानी इस चट्टान का अपर्दन करता रहेगा। तो ये स्थलाकृति भी हम पढ़ेंगे, ये भी बाह्यजात बलों में आती हैं भूमिगत जल की, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो भूमिगत या काष्ठ अपर्दन चक्र की जो चुना प्रदेशों में जो अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की, उसके अंदर विद्वानों के नाम क्या है, बेदी है, शिपजिक है और सेंडर्स है। इन्होंने 1911 में दी और इन्होंने 1918 में दी और इन्होंने 1921 में दी। तो इन्होंने अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो 1950 की बात करते हैं, सागरीय अपर्दन चक्र। इन्होंने यहाँ पे 1950 की बात करें, ये तो कहाँ तक हो गई, 1921 तक हो गई। इसके बाद अपर्दन चक्र की जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की 1950 में, सागरीय अपर्दन चक्र, सागरीय अपर्दन चक्र। ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना हिमानी और परिहिमानी अपर्दन चक्र की जो संकल्पनाएं हैं, यहाँ पे इसके साथ में ही एक तो हिमानी, परिहिमानी और हिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना देने वाले जो विद्वान हैं उसका नाम है पेल्टियर। कौन है, पेल्टियर। यहाँ पर इन्होंने, पेल्टियर ने 1966 में
यहाँ पे 1966 में, यहाँ पे ये जो अपर्दन चक्र की सागरीय अपर्दन चक्र 1950 में, और जो परिहिमानी हिमानी अपर्दन चक्र है वो 1966 में पेल्टियर नामक महोदय ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। उसके बाद दो विद्वान और है, एक तो पफ है, पफ, और एक टॉमस। इन्होंने अपर्दन चक्र की जो संकल्पना दी वो दी यहाँ पे शुष्क व अर्ध शुष्क जो प्रदेश हैं प्रदेशों के जो सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, अपर्दन चक्र की संकल्पना, यानी जो अपर्दन चक्र से संबंधित संकल्पनाएं हैं सागरीय अपर्दन चक्र से भी है, परिहिमानी या हिमानी अपर्दन चक्र से भी संबंधित है, और जो अपर्दन चक्र है शुष्क या अर्धशुष्क जो पवनों से संबंधित है, उनकी सवाना टाइप जो जलवायु है वहाँ पर भी अपर्दन चक्र की संकल्पनाएं पफ और टॉमस नामक जो विद्वान है इन्होंने प्रस्तुत की है। यहाँ पे एक विद्वान और है जिसका नाम है एल.सी. किंग। इस विद्वान ने अफ्रीका के जो शुष्क व सवाना प्रदेश हैं उनके लिए एक अपर्दन चक्र की उस प्रदेशों को स्पष्टीकरण करने के लिए एक अपर्दन चक्र की संकल्पना की, जिसको पेडी प्लेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? पेडी प्लेनेशन की संकल्पना। समझ गए बात? यहाँ पर एक विद्वान है एल.सी. किंग। इन्होंने यहाँ जो अफ्रीका के जो शुष्क और जो सवाना प्रदेश है उनके जो स्थल रूप है, उस सवाना प्रदेश में जो स्थल रूप है उसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने अपनी जो संकल्पना प्रस्तुत की, पेडी प्लेनेशन की संकल्पना। इसको भी यहाँ पे अपर्दन चक्र की संकल्पना माना जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने सबसे पहले जेम्स हटन की बात की। 1785 में 1785 में हमने बात की अपर्दन चक्र की। वहाँ पर जेम्स हटन ने जो अपनी एकरूपतावादी संकल्पना उसमें कहा न आदि का कोई लक्षण है न अंत का कोई भविष्य है। ये इन्होंने एक सेंटेंस बताया जिसके आधार पर पूरी संकल्पना को इन्होंने प्रतिपादित किया। इसके बाद में यहाँ पे 19वीं शताब्दी के अंत में डेविस महोदय ने यहाँ पे अपनी अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। हमने कहा कि अंतर्जात बलों को बहिर्जात बलों के अंदर अगर हमें समतलीकरण करते हैं या पेडी प्लेनेशन करते हैं, यानी उत्थान का बाह्य प्रक्रम के माध्यम से यहाँ पे समतलीकरण करने का जो कार्य किया जाता है जिसको पेडी प्लेनेशन कहते हैं, उसके अंदर इसको हम कहते हैं अपर्दन चक्र। ठीक है, साइकिल प्रोसेस, ठीक है, इरोजन साइकिल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डेविस महोदय की बात की जो 1899 में अपनी भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, उन्होंने 1899 में अपनी भौगोलिक चक्र की संकल्पना तो दी। इसके बाद में 1905 में एक और संकल्पना दे ली, वो है शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना जो वायु से संबंधित है। भौगोलिक चक्र वाली तो यहाँ पे नदी से संबंधित है, यानी बाह्य प्रक्रम के रूप में उसके पास क्या है? नदी। जबकि शुष्क अपर्दन चक्र में बाह्य प्रक्रम क्या है इसके पास? वायु या पवन। ठीक है, इसके बाद हमने बेदी की बात की, शिवजी की बात की और सैंडर्स की बात की, जिन्होंने जो चुना प्रदेश है उनके लिए काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की 1950 में सागरीय अपर्दन चक्र, हिमानी परिहिमानी जो 1966 में पेल्टियर नामक विद्वान ने प्रतिपादित की। इसके बाद में हमने बात की जो टॉमस और पफ विद्वान हैं, उन्होंने शुष्क अर्धशुष्क जो प्रदेश हैं वहाँ के सवाना अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद में अपर्दन चक्र की एक और विद्वान है एल.सी. किंग ने, जिसने अफ्रीका के सवाना टाइप जो प्रदेश हैं उसको स्पष्ट करने के लिए अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, जिसका नाम है पेडी प्लेनेशन संकल्पना। ठीक है, ये अपर्दन चक्र की संकल्पनाएं हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से दो संकल्पनाओं को पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम मॉरिस डेविस की। ठीक है, डेविस जो विद्वान हैं इन्होंने 1899 में जो संकल्पना दी भौगोलिक चक्र की संकल्पना, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या होगा? भौगोलिक चक्र की संकल्पना। इस अपर्दन चक्र में ही अपना टॉपिक होगा भौगोलिक चक्र की संकल्पना मॉरिस डेविस महोदय के द्वारा दी गई, जो कि 1899 में दी गई थी। इसके अंदर हम बात करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।